चलिए, तो नया चैप्टर आज हम लोग शुरू करने वाले थे। नाम क्या था चैप्टर का? एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर एक बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना। बात यह है कि कंटिन्यूअसली इसके सवाल लगाते जाओगे, थ्योरी भी इसकी पढ़ते जाओगे तो एक बहुत आसान चैप्टर है, अदरवाइज तो महाभारत हो जाएगी तुम्हारे लिए इस चैप्टर में। ठीक है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम से ही पता लग रहा है किसके बारे में बात करने वाले हैं इस चैप्टर में, अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, हाँ थोड़ी डिटेल में बातें होंगी क्लास 9th में 10th में, छोटी क्लासेस में आप लोग एटम के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। क्लास 9th 10th में आप लोग एटम के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो उन्हीं एटम्स की स्ट्रक्चर के बारे में हमें क्लास 11th में भी डिस्कस करना है और बहुत डिटेल में करना है। ठीक है, अब मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ बताऊं, उससे पहले मैं एटम से रिलेटेड कुछ बातें करना चाहूँगा आप लोगों से, जो आपने चैप्टर 1 में भी पढ़ी है ना, उससे पहले प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ी है। तो आप लोग सब जानते हैं कि एटम का सबसे पहले जो नाम लिया था, या एटम के बारे में सबसे पहले जिसने बताया था, उन साइंटिस्ट का नाम था सर जॉन डाल्टन। क्या मैं सही हूँ? सब जानते हैं आपके बात, है ना। सर जॉन डाल्टन ने सबसे पहले एक थ्योरी दी थी एटम को रिलेट करती हुई। उन्होंने बोला कि हर मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है ना। ऐसे पार्टिकल जो अनब्रेकेबल है, जिनको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या नाम दिया था? सर जॉन डाल्टन ने एटम नाम दिया था। ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले एटम के बारे में बताया। उन्होंने एटम से रिलेटेड बहुत सारी बातें बताई। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि इंडिविजुअल पार्टिकल है, अनब्रेकेबल है, अगर दो अलग अलग एलिमेंट हैं, है ना, तो उनकी ये दो अलग अलग एलिमेंट के एटम्स हैं, है ना, तो उनकी प्रॉपर्टीज एंटायरली डिफरेंट होगी। इसी तरह से अगर दो सेम एलिमेंट के एटम्स हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज हमेशा सेम होंगी, सारी प्रॉपर्टीज सेम होंगी। क्या कहा था उन्होंने? डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेंगे, सेम एलिमेंट के एटम सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ मास उन्होंने बताया, है ना। साथ में उन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात ये बताई कि जब एक केमिकल रिएक्शन होती है तो उस केमिकल रिएक्शन में एक्चुअली में एटम्स के बीच कुछ बॉन्ड्स बनते हैं, एटम्स के बीच कुछ बॉन्ड टूटते हैं, या दोनों काम एक साथ होते हैं। कहने का मतलब है कि एक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करता है? एटम, अकॉर्डिंग टू सर जॉन डाल्टन। बात भी सही है। उन्होंने थ्योरी दी, इस थ्योरी के लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। और मैं बताऊं आपको तो 70-80 ईयर्स उनकी थ्योरी मस्त चलती थी। सब मानते थे कि हाँ भाई सर जॉन डाल्टन ने जो कहा है वो पत्थर की लकीर है, वो गलत हो ही नहीं। लेकिन 70-80 साल बाद, मतलब ऑलमोस्ट एक सेंचुरी निकल गई, उसके बाद विलियमसन क्रुक नाम के एक साइंटिस्ट थे, है ना। क्रुक नाम था उनका, विलियमसन क्रुक, मेरे को जहाँ तक ध्यान आ रहा है। तो वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे थे? कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय गैसेस, कि क्या गैसेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती हैं, है ना। इस तरह का वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उसके साथ साथ फैराडे भी लगे हुए थे इसी एक्सपेरिमेंट में। माइकल फैराडे का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो वो भी लगे हुए थे इस एक्सपेरिमेंट में कि हमको भी देखना है कि क्या गैसेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती हैं। तो इसके लिए विलियमसन क्रुक ने एक ट्यूब बनाई जिसको आप डिस्चार्ज ट्यूब के नाम से पढ़ते हैं। नाम आप सबने सुना होगा, सही कह रहा हूँ? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब, क्लास 9th में पढ़ते हो आप लोग, है ना। तो विलियमसन क्रुक और फैराडे ने, इन सब ने एक डिस्चार्ज ट्यूब बनाई जिसको क्रुक ने एक्चुअली, जिसको हम किस नाम से पढ़ते हैं? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब के नाम से। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब गैसेस के इलेक्ट्रिक करंट के कंडक्शन को निकालने में तो काम आई, साथ में इसने हमारा एक काम और कर दिया। इसने किसी पार्टिकल में नेगेटिव चार्ज, किसी मैटर में सॉरी, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल डिस्कवर करते हैं। जिन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को आप किस नाम से जानते हो? इलेक्ट्रॉन के नाम से। किस नाम से जानते हो? इलेक्ट्रॉन के नाम से। अभी डिटेल में बात करेंगे 2 मिनट के बाद। इन्होंने कहा, इन्होंने नहीं एक्चुअली जे थॉमसन ने किया था ये, तो वो तो अपना उसी का कर रहे थे, बट हेल्प इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब की ली थी उन्होंने। तो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गए। तो हमने कहा कि यार एक एटम के अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है?
छोटे पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। मतलब सर जॉन डाल्टन क्या कह के गया था? सर जॉन डाल्टन हम लोगों से बोल के गया कि अनब्रेकेबल है एटम, जबकि हम लोगों ने क्या डिस्कवर कर दिए? क्या डिस्कवर कर दिए? मैटर के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल, जिनको हम किस नाम से जानते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स के नाम से। और उसके बाद तो लाइन लगती है। आपको पता है एट प्रेजेंट अलग अलग एलिमेंट्स में हम लोग कितने ऐसे पार्टिकल ढूंढ चुके हैं? 35। 3 आप जानते हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बिकॉज दे आर दी फंडामेंटल पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल हर किसी में पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ एलिमेंट्स में पॉजिट्रॉन नाम का एक पार्टिकल होता है, न्यूट्रिनो नाम का एक पार्टिकल होता है। तो 35 सब एटॉमिक पार्टिकल। कुछ कह रहा था कोई? NC प्रोटॉन होता है ना सब एटॉमिक पार्टिकल? बिल्कुल होता है ना, प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। ये तो बोला मैंने, डिटेल में भी बात करेंगे। तो कहने का मतलब है कि हम लोगों ने 1888 की बात है शायद, जब सर जे थॉमसन ने डिस्कवरी की थी, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ईयर इसका, है ना। तो हम लोग अब डिटेल में देखेंगे कि एक एटम के अंदर किस तरह से इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किए गए। देखो एक बात तुम समझते हो क्या, कि एटम हमें नेक डाई से नजर भी नहीं आता। नेक डाई का माइक्रोस्कोप ले लो, आपको नजर भी नहीं आता एटम। और उस एटम के अंदर हमने सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर कर दिए। तो आसान तो रहा नहीं होगा, है ना। मतलब सोचता तो है इंसान कि भैया कैसे डिस्कवर किए होंगे, इतना आसान काम थोड़ी ना है। तो हम सबसे पहले यही देखेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किए गए, किस तरह से प्रोटॉन डिस्कवर किए गए और किस तरह से न्यूट्रॉन डिस्कवर किए गए। तो इनकी डिस्कवरी की बात हम लोग करेंगे। हेडिंग लगाएं आप अपनी कॉपीज में, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स को पहले इलेक्ट्रॉन्स नहीं कहते थे, जब ये डिस्कवर हुए थे ना, तो इनका नाम था नेगाट्रॉन। क्या नाम था? नेगाट्रॉन। आज के टाइम में हम इसको इलेक्ट्रॉन के नाम से ही जानते हैं। मुझे पता है आपने शायद नेगाट्रॉन नाम जो है पहली बार ही सुना है आज, है ना। हेडिंग लगाएं, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी मैंने एक ट्यूब का नाम लिया था, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब। हाँ, उसी की मदद से इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए। और इन इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्कवरी का क्रेडिट है वो किसको जाता है? सर जे थॉमसन को। ठीक है, तो बाय डिस्कवरी बाय सर जे सर लगाना चाहिए मुझे, सर जे थॉमसन। जाने को तो हम सर जे थॉमसन को इसका क्रेडिट दे देते हैं, बट इंडिविजुअली मुझे ऐसा लगता है कि इसमें और भी बहुत सारे साइंटिस्ट का एफर्ट था। अगर आप कहें कि इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स में केवल जे थॉमसन का एफर्ट था तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि विलियमसन क्रुक भी अपने कंटिन्यूसली एफर्ट कर रहे थे। और सबसे खतरनाक जो एफर्ट कर रहे थे उस टाइम वो थे सर माइकल फैराडे। ठीक है, तो उनको बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना चाहूँगा मैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का। खैर, पेटेंट किसके नाम पे है? सर जे थॉमसन के नाम से। तो इन्हीं का नाम याद रखना है, इन्हीं का नाम बताना है अगर आपसे कोई पूछे तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब ली। अब सर ये क्या वाला है, पहले तो ये समझाओ, समझो क्या होता है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में। एक होता है, इधर बनाते हैं, एक होता है कैथोड, मेटल का इलेक्ट्रोड, एक होता है एनोड, मेटल इलेक्ट्रोड। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को जोड़ दिया जाता है एक हाई वोल्टेज से। सर कितनी हाई वोल्टेज? हाई वोल्टेज अराउंड, इसको मैंने एनोड कैथोड बोला है, इसको एनोड मैं लिख देता हूँ। इसको मैं बोल रहा कैथोड, जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है, जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है वो क्या है? कैथोड। और जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, वो क्या है? एनोड। ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे हो सकता है कंफ्यूज हो जाएं। हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स पढ़े थे इससे पहले, अभी कुछ दिन पहले ही। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में मैंने नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव इलेक्ट्रोड को क्या कहा था? एनोड कहा था, पॉजिटिव को कैथोड कहा था। सही कह रहा हूँ मैं? कंफ्यूज हो जाता है बच्चे के साथ। सर पहले तो आप ये कह रहे थे। तो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव से हम देखते ही नहीं हैं। वहाँ किस चीज़ से देखते हैं? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से। ठीक है, जहाँ ऑक्सीडेशन होता है उसको एनोड कहते हैं, जहाँ रिडक्शन होता है उसको कैथोड कहते हैं। अब
हमारी किस्मत ही ऐसी थी कि जहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा था वो इलेक्ट्रोड कैसा आ रहा था, नेगेटिव आ रहा था, तो हमने उसको एनोड कह दिया था, एनोड नेगेटिव बन गया था। ठीक है, तो यहाँ तो सीधा सा रहेगा कि जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड उसको एनोड कहेंगे, जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है नेगेटिव इलेक्ट्रोड उसको कैथोड कहेंगे। ठीक है, चलो अब इन इलेक्ट्रोड्स को उन्होंने इस तरह से एक ग्लास जैकेट में बंद कर दिया, कुछ इस तरह से। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रोड प्रेजेंट है ग्लास जैकेट में, और यहाँ पर लगा दिया उन्होंने एक वैक्यूम पंप। ये क्या है? वैक्यूम पंप। देखा है वैक्यूम पंप आप लोगों ने कभी? घर में सफाई करते हैं ना वो वैक्यूम पंप से, वैक्यूम क्लीनर से। ठीक है, मतलब क्या काम करता है वैक्यूम पंप? एयर को सक करके बाहर निकाल लेता है, एयर को बाहर खींच लेता है, और वहाँ क्या क्रिएट करने की कोशिश करता है? वैक्यूम। वैक्यूम मतलब जहाँ एयर ना हो, जहाँ टेम्परेचर का इफेक्ट ना हो और बाकी चीज़ें ना हो। तो कुछ ऐसा ही हम करेंगे यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे वैक्यूम पंप लगा दिया। ठीक है, इसके बाद हमने इस वैक्यूम पंप से इस ग्लास जैकेट का, इस डिस्चार्ज ट्यूब का जो प्रेशर है वो बहुत कम कर दिया, और कितना ले गए? अराउंड 10 to the power 3 mm of Hg। कितना ले गए? अराउंड 10 to the power 3 mm of Hg। दिस इज द प्रेशर ऑफ दिस डिस्चार्ज ट्यूब। मतलब जीरो नहीं, बिल्कुल वैक्यूम नहीं। अच्छा, एक बात समझते हो ना कि इस डिस्चार्ज ट्यूब का प्रेशर होगा किसकी वजह से? किसी का भी प्रेशर किसकी वजह से होता है? गैस की वजह से। किसकी वजह से होता है? गैस की वजह से। इस कमरे का कुछ प्रेशर है, क्यों? कमरे में प्रेजेंट गैस की वजह से। अगर सारी गैस को सक करके बाहर निकाल दें तो इस कमरे का प्रेशर कितना आ जाएगा? 0। अरे गेटिंग दिस ना? तो गैसेस की वजह से प्रेशर होता है, गैसेस मेनली रीजन होती है प्रेशर का। तो हमने क्या किया? हमने नहीं, इन्होंने पूरा प्रेशर जो है बहुत डिक्रीज कर दिया, कम कर दिया। मतलब इस डिस्चार्ज ट्यूब में अब गैस तो है, गैस कब नहीं होगी? आप ऐसा कब कह सकते हो कि गैस है ही नहीं? जब प्रेशर कितना हो? 0। प्रेशर 0 नहीं, अभी है प्रेशर 10 to the power -3 mmHg। ठीक है, बहुत कम गैस है, बहुत कम गैस है इसके अंदर। ठीक है, बहुत थोड़ी सी गैस है। अच्छा, हाई वोल्टेज लगा दिया है ना, हाई वोल्टेज। अगर मैं कहूँ कि ये वोल्टेज कितना था, वोल्टेज कितना था, तो ये था अराउंड 10,000 वोल्ट। कितना था? 10,000 वोल्ट। अच्छा, अब जब इन्होंने हाई प्रेशर पर वोल्टेज अप्लाई किया तो वोल्टेज अप्लाई करने पर एक चीज उन्हें देखने को मिली। क्या? उन्हें देखने को मिला कि कैथोड से, यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ कुछ इनविजिबल रेज आ रही है। इनविजिबल रेज आ रही है, तो सर उन्हें कैसे पता? अरे बात करेंगे। उन्होंने देखा या महसूस किया या पाया कि कैथोड से, नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ कुछ इनविजिबल रेज आ रही हैं, कुछ ना दिखने वाली रेज आ रही हैं। उन्हें कैसे पता? एक्चुअली उन्होंने एनोड के जस्ट पीछे यहाँ पे एक फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा दिया था इस तरह। कैसा मटेरियल लगा दिया था? फ्लोरोसेंट मटेरियल। अब ये क्या है सर? नए नए टर्म्स आ रहे हैं। नए तो नहीं है, पढ़े तो हुए हैं, तुम्हें भूल गए होंगे तुम, है ना? क्या होते हैं फ्लोरोसेंट मटेरियल? फ्लोरोसेंट मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिन पर कुछ आकर गिरे, कोई पार्टिकल आकर गिरे तो वो चमकने लगते हैं, है ना? एक तरह की शाइनिंग प्रोड्यूस करने लगते हैं। पार्टिकल आके गिरेगा, चमक जाएगा, पार्टिकल आके गिरेगा, चमक जाएगा, पार्टिकल आके गिरेगा, चमक जाएगा। ठीक है, तो ये फ्लोरोसेंट मटेरियल जनरली किसका यूज में लिया जाता है? ZNS का। अपने टीवी वगैरह पर जो अपन को पिक्चर्स दिखाई देती है ना, वो भी फ्लोरोसेंट मटेरियल की वजह से ही दिखाई देती है। एक्चुअली हमारे टीवी वगैरह, टेलीविजन वगैरह, मोबाइल स्क्रीन, इन सब में फ्लोरोसेंट मटेरियल होते हैं जिस पर आकर कुछ पार्टिकल्स गिरते हैं, जिसकी वजह से आपको वो पिक्चर्स दिखाई देती हैं। अदरवाइज आपको पिक्चर ही दिखाई नहीं देती। ठीक है, क्योंकि जो रेज आकर गिर रही हैं वो तो इनविजिबल है। फिर से आओ, क्या क्या कर लिया हमने? एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब ली। क्या होता है सर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में? एक कैथोड होता है जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है, एक एनोड होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, एक हाई वोल्टेज लगा दी हमने 10,000 वोल्ट की, और जैसे ही करंट अप्लाई किया, जैसे ही सर्किट को ऑन किया कि जा करंट पहुंच जा, तो यहाँ से तेजी से कुछ रेज, कुछ इनविजिबल रेज आई कैथोड से एनोड की तरफ। किससे किस तरफ? कैथोड से एनोड की तरफ
कुछ इनविजिबल रेज आई और इन इनविजिबल रेज को, सिंस ये कैथोड से निकल रही थी, तो इस इनविजिबल रेज को हमने क्या नाम दे दिया? कैथोड रेज। क्या बोल दिया? कैथोड रेज। बोलो थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही है? पूरा आएगा धीरे धीरे आएगा। कुछ नहीं, हाई वोल्टेज कैथोड से एनोड की तरफ कुछ रेज दिख रही है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम लोग। उन रेज को हमने क्या नाम दे दिया? कैथोड रेज, क्योंकि ये किस तरफ से निकल रही है? नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ से। ठीक है, अच्छा सर। अब इन कैथोड रेज की कुछ खास बातें पढ़ते हैं हम लोग कि इन कैथोड रेज में क्या खास था, क्या खास बातें थी, तो समझ लें। और भी एक्सपेरिमेंट किए गए थे कि अंदर सबसे पहले कि जो कैथोड रेज निकल रही है ना, ये स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है। कैसे पाथ में? स्ट्रेट पाथ में। क्या कहा कि कैथोड रेज ट्रेवल इन द स्ट्रेट पाथ। स्ट्रेट पाथ। सर आपको कैसे पता और इन्हें कैसे पता? क्योंकि ये तो दिख ही नहीं रही है। हो सकता है घूम फिर के इस तरह से फिर टकरा रही हो, है ना? एक ऐसे जा रही हो, जिगजैग बनाती हुई और फिर टकरा रही हो। सर हाउ यू कैन से कि स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रही है? तो सुनो, इन रेस के बीच में ना हमने कुछ ऑब्जेक्ट रखे इन रेस के बीच में। तो उन ऑब्जेक्ट का छोटे ऑब्जेक्ट हैं, उन ऑब्जेक्ट का एक शार्प शैडो बन रहा था यहाँ पे। ये शैडो है ना? ये क्या है? इस ऑब्जेक्ट का शैडो। मतलब जब हमने ऑब्जेक्ट रखा तो इस ऑब्जेक्ट का एक शार्प शैडो किस तरफ बन रहा था? पीछे। कब बनता है शार्प शैडो? पता है? जब स्ट्रेट लाइन में रेज आके टकराती है ना, मेरा आपको शार्प शैडो तभी दिखाई देगा जब स्ट्रेट लाइन में रेज आके मुझसे टकराएंगी और क्या बनाएंगी? मेरा इमेज बनाएंगी, या मेरा एक प्रतिबिंब कह दो, है ना, फोटो कह दो, है ना, परछाई कह दो, वो बनाएंगे। ठीक है, तो एक शार्प शैडो बन रहा था, जिसकी वजह से हमने ये आइडिया लगाया कि ये कैथोड रेज कैसे पाथ में ट्रेवल करती है? स्ट्रेट पाथ में। तो कैथोड रेज ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट पाथ। आप रीजन लिख सकते हो, बिकॉज दे कास्ट अ शार्प शैडो। ठीक है, एक शार्प शैडो बनाती है। ठीक है, सेकेंड बात जो इनके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग थी वो क्या? इनके रास्ते में हमने कुछ छोटे पैडल व्हील रखे। पैडल व्हील मतलब जैसे साइकिल के जैसे व्हील, वो इतने बड़े नहीं होते, छोटे होते हैं। ठीक है, इनके पास में रखती है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान से सुनना। इस तरह से मान लो कुछ व्हील हमने इसके पास में रख दिए, ये लो कुछ इस तरह का व्हील हमने इसके पास में रख दिया। अब जब ये रेस चलने लगी, हाई वोल्टेज हमने अप्लाई किया, तो ये रेस यहाँ से निकलने लगी। कहाँ से? कैथोड से निकलकर एनोड पर पहुँचने लगी। तो जब ये पहुँच रही थी, जैसी ये रेस निकली, ये जो पैडल व्हील्स हैं ये घूमने लग गए। मतलब रेस जा रही है, पैडल व्हील रास्ते में आया तो वो पैडल व्हील घूमने लग गया। इसका मतलब क्या है? डेट मीन्स कि इन रेस के पास जो कैथोड से निकल रही है, एनोड पर पहुंच रही है, इन रेस के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है, तभी तो ये ट्रांसफर कर रही है, तो ये घूम रहा है। आर यू गेटिंग दिस ना? यस और नो बोलना भाई। ये तभी तो घूम रहा है जब इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है। बोलो बात समझ में आती है यहाँ तक जल्दी? ठीक है, मैंने क्या कहा? इफ वी प्लेस some paddle wheel in the path of cathode ray, पैडल व्हील रोटेट, घूमने लगते हैं पैडल व्हील। अब साहब ये तभी पॉसिबल है जब इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी हो, अदरवाइज तो घुमा नहीं सकता है पैडल व्हील को, है ना भाई। अब तुम छोटे कह दूँ मैं कि पैडल व्हील लाइट के पास में भी रख दो, लाइट घुमा थोड़ी ना देगी उसको, क्योंकि लाइट तो प्योरली रे की तरह काम करेगी उस टाइम। ठीक है, कहने का मतलब है ये क्यों घूमेगा? जब ये काइनेटिक एनर्जी रखेगा। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला जो हम पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी,
हाफ mv²। भाई गांव का बच्चा जानता है इस बात को कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv²। सर हाफ mv² मतलब उन्हीं पार्टिकल्स के पास, या कह दूं सॉरी उन्हीं मटेरियल के पास, उसी मटेरियल के पास काइनेटिक एनर्जी हो सकती है जिसके पास कुछ मास हो, अदरवाइज तो नहीं हो सकती। यहां से कंफ्यूजन क्या निकला? देखो काइनेटिक एनर्जी, इससे हमें फायदा क्या हुआ? हमें ये फायदा हुआ कि हमें ये पता लगा कि यार काइनेटिक एनर्जी तो उन्हीं के पास हो सकती है जिनके पास मास हो, मतलब जो पार्टिकल्स हैं। मास किसके पास होता है? पार्टिकल के पास। रेस के पास थोड़ी ना मास हम अज्यूम करते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा? इफ वी प्लेस पैडल व्हील इन द पाथ ऑफ कैथोड रेज, पैडल व्हील रोटेट, है ना, बिकॉज it poses some kinetic energy, hence we can say क्या कह सकते हैं हम कि these rays have particle nature। These rays have particle nature। तो इन्हें क्या माना गया? ऐसा माना गया कि क्या होती है भैया? पार्टिकल्स ही होती है। क्या होती है? पार्टिकल्स होती है। ठीक है, अब बात की गई इनके चार्ज के बारे में। भाई मास तो होता ही इनमें कुछ ना कुछ। अब बात की गई इनके चार्ज के बारे में। तो डेफिनेटली दिख रहा है हम लोगों को कौन से इलेक्ट्रोड से निकल रही है? नेगेटिव से। किस तरफ अट्रैक्ट हो रही है, किस तरफ जा रही है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। तो कैसा चार्ज होगा इनका? नेगेटिव चार्ज होगा। भाई नेगेटिव से निकल के पॉजिटिव की तरफ जा रही है, तो ऑब्वियसली इनका चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव। तो एक तो ये, दूसरा और कैसा पता लगा सकते हैं? हमने क्या किया? हमने इसके दोनों तरफ इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाए। मतलब ये डिस्चार्ज ट्यूब है, जस्ट इमेजिन ये डिस्चार्ज ट्यूब है, तो इसके इस तरफ पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल फील्ड, इस तरफ नेगेटिव इलेक्ट्रिकल फील्ड। क्या कह रहा हूं मैं? इसके एक तरफ पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल फील्ड लगा दिया, पॉजिटिव फील्ड लगा दिया, एक तरफ नेगेटिव फील्ड लगा दिया, या कह दो एक पॉजिटिव प्लेट लगा दी, एक नेगेटिव प्लेट लगा दी। तो ये जो रेज है, ये रेज अट्रैक्ट होने लगी किसकी तरफ? पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। किसकी तरफ? पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। दैट मीन्स कि कैथोड रेज 100% कैसे चार्ज होती है? नेगेटिव। बात समझ में आई? पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जा रही है ना, है ना? तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, दे शो डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। So they consist negative charge। So they itself consist negative charge। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड से ये कुछ ना कुछ अफेक्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल फील्ड में ये कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन शो कर रही है। अच्छा, आप लोगों ने लास्ट ईयर एक चैप्टर पढ़ा था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, पढ़ा था? सिलेबस से हट गया क्या? वो पढ़ा था। तो आपने ये भी जाना था, उसमें माइकल फैराडे ने ये बात बताई थी, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, कि अगर किसी में चार्ज है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड से इफेक्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड में भी यही याद है ना? अगर कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड में डिफ्लेक्ट हो रहा है ना, तो डेफिनेटली वो मैग्नेटिक फील्ड में भी कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन शो करेगा। क्या आप ये बात जानते हैं? जो इलेक्ट्रिकल फील्ड से डिफ्लेक्ट हो रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड से भी डिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो नंबर 4 हमने यही लिखा, क्या कि दे आल्सो शो डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड। इसको ही तो बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड। अरे ध्यान है ना भाई सबको कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड से इफेक्ट होता है वो मैग्नेटिक फील्ड से भी इफेक्ट होता है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इसीलिए तो पढ़ते थे, चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए पढ़ा है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो इसीलिए तो पढ़ते थे। तो डेफिनेटली जिसके पास कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा,
मैग्नेटिक फील्ड होगा, या ऐसा कह दो जो इलेक्ट्रिकल फील्ड से डिफ्लेक्ट होगा वो मैग्नेटिक फील्ड से भी डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है। नंबर 6, अभी छोटी छोटी बातें कर रहे हैं हम। नंबर 6 कि द स्पीड और बेटर होगा हम इसको बोले वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ कैथोड रेज, velocity of cathode rays is 1/10 of the velocity of light। समझ गए? बताने की जरूरत है। इन कैथोड रेज का जो वेलोसिटी है वो लाइट की वेलोसिटी का 1/10 होता है। कितना होता है? 1/10। वेलोसिटी ऑफ लाइट आप जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो उसका 1/10 होता है इनकी वेलोसिटी, किनकी? कैथोड रेज की वेलोसिटी। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी अबाउट कैथोड रेज, अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। क्या वो बात करेंगे बाद में। अभी तो तुम समझना कि बस इतना कि 1/10 होती है ना। छोटे मोटे कंपटीशन में पूछ लेता है कैसे, क्यों, वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हमने कुछ छोटी छोटी बातें कर ली हैं, अभी तो बातें करना बाकी है। फिर से रिपीट कर दूं, कैथोड रेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ। अभी हमने इलेक्ट्रॉन की बात ही नहीं की। अभी तुम ऐसा समझो कि तुम ये एक्सपेरिमेंट कर लो। तुमने क्या किया? एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब लगाई है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाए हैं, एक हाई वोल्टेज का करंट लगाया है, गैस का प्रेशर बहुत कम कर दिया है। ठीक है। मतलब एक्चुअली में स्टडी पता है क्या हो रही है? सच बताऊं तुम्हें, एक्चुअली में स्टडी हो रही है कि क्या गैसेस लो प्रेशर पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है। स्टडी ये हो रही है। डिस्कवरी किसकी हो गई? कैथोड रेज की। ये अलग बात है। स्टडी कुछ और ही हो रही है, क्योंकि भाई सर जॉन डोल्टन पे विश्वास करते थे सब। सर जॉन डोल्टन बोल के गया था कि अनब्रेकेबल एटम, लाइक पुजारा, चेतेश्वर पुजारा, अनब्रेकेबल पुजारा बोलता है उसको आकाश चोपड़ा। तो सर जॉन डोल्टन इसको क्या बोलता था? अनब्रेकेबल एटम। तो सब सच भी मानते थे। तो ये तो पता है एक्सपेरिमेंट क्यों हो रहा है, और ऐसा एक एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था। तुम्हें थोड़ा फील दो इसका। ये जो मैंने प्रेशर रखा है ना, ये जाने कितनी बार चेंज किया अलग अलग साइंटिस्ट ने। कभी ये प्रेशर बहुत हाई रख के देखा उन्होंने, तब देखा कि क्या गैस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पा रही है। फिर थोड़ा कम किया, क्या गैस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पा रही है। फिर और कम किया, क्या गैस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पा रही है। और फिर यहाँ पहुंचे तो गैसेस तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती। ये चीज तो निकल के आ गई कि गैसेस आर द इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके साथ साथ एक चीज और निकल के आई, विच आर द कैथोड रेज। इलेक्ट्रॉन के बारे में भी कोई बात नहीं की है, बस कुछ बातें जो हमें पता लगी कैथोड रेज के बारे में और पढ़ने पर और एक्सपेरिमेंट करने पर, तो ये थी वो बातें। इसके अलावा एक दो छोटी बातें आपको मिल जाएंगी, जैसे कि ये एक्स रेज प्रोड्यूस करती है। कैथोड रेज क्या प्रोड्यूस करती हैं? एक्स रेज प्रोड्यूस करती है। ठीक है। इस तरह की बातें तुम्हें सुनने को मिल जाएगी। यहां तक तुमको क्लियर हुआ होगा। ठीक है। आगे सुनो। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट्स दे देंगे, वरना आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, बढ़िया नोट्स दे देंगे इसके, है ना। आगे सुनो। हमने कहा नेगेटिवली चार्ज होती है, इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्शन शो करती है। इस तरह की बातें हम लोगों ने की। अब सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। हमने क्या किया नेक्स्ट? हमने इन इलेक्ट्रोड्स को बदला। मतलब ये इलेक्ट्रोड पहले किसी मेटल के थे, अब दूसरी मेटल के रखे गए। कभी इनर्ट थे तो कभी एक्टिव रखे गए। अब ये क्या है सर? 2 तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होते हैं इनर्ट और एक होते हैं एक्टिव। इनर्ट इलेक्ट्रोड वो इलेक्ट्रोड होते हैं जो खुद रिएक्शन नहीं करते। एक्टिव इलेक्ट्रोड वो इलेक्ट्रोड होते हैं जो खुद रिएक्शन करने लग जाते हैं, है ना। इसका फील तुम्हें आगे आ जाएगा ज्यादा। तो जैसे तुम इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस पढ़ते हो ना, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस पढ़ते हो, है ना। तो उन इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस तुमने पढ़ा है क्लास 10th में, है ना। NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस तुमने पढ़ा है क्लास 10th में। तो वहां पर जो इलेक्ट्रोड लिए जाते हैं ना, वो ऐसे इलेक्ट्रोड होते हैं जो खुद रिएक्शन ना करें। जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जिंक, कॉपर और ये सब इलेक्ट्रोड लेते हो, ये खुद रिएक्शन करते हैं। जिंक ऑक्सीडाइज होता है, कॉपर रिड्यूस होता है, जिंक इलेक्ट्रोड रिएक्शन करने लगता है खुद ही। ठीक है कि मैं जाऊंगा सॉल्यूशन के अंदर। बात समझ रहे हो गया आपने? ठीक है। तो 2 तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोड जनरली या तो प्लेटिनम का बना होता है या फिर किसका? ग्रेफाइट का। किसका बना होता है? ग्रेफाइट का। बाकी मेटल्स के इलेक्ट्रोड एक्टिव होते हैं। तो यहाँ काम की चीज सुनो, यहाँ हमने इलेक्ट्रोड चेंज किए।
कभी एक्टिव इलेक्ट्रोड रखें, कभी इनर्ट इलेक्ट्रोड रखें, मेटल चेंज कर करके देखिए, कुछ भी नहीं है। मतलब ये कैथोड रेज अब भी वैसी ही थी जैसी पहले थी। क्या मतलब है मेरा कि क्या ये कैथोड रेज, क्या ये इन कैथोड रेज का नेचर इन इलेक्ट्रोड्स पर डिपेंड कर रहा, इस इलेक्ट्रोड से निकल रही होगी? इसका कंक्लूजन क्या निकालोगे? मैंने तुमसे एक सवाल पूछा, पहले एक बार फिर से बोल देता हूँ, है ना। एक तो तुम बिल्कुल मुख बगैर बन के बैठ जाते हो। क्या कहा मैंने कि एक नेगेटिव प्लेट लगाई, नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगाया, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगाया, नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ कैथोड रेज जा रही थी। हमने क्या किया, हमने इन इलेक्ट्रोड को चेंज करके देखा और चेंज करने पर इन इलेक्ट्रोड की इन कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज पर रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। इन कैथोड रेज के नेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या ये कैथोड रेज का नेचर इलेक्ट्रोड पर डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा, ऑब्वियसली, तभी तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। कोई फर्क नहीं पड़ा तो मतलब नहीं कर रहा। अच्छा ठीक है। सेकंड, हमने क्या किया, यहां गैस भरी हुई थी कोई, भाई ठीक है, बहुत कम है वो गैस, 10⁻³ mmHg प्रेशर है, गैस बहुत कम है, लेकिन है तो सही। हमने ये गैस चेंज की, कभी हाइड्रोजन ली, कभी हीलियम ली, कभी कुछ और ली, कभी कुछ और ली, कभी कुछ और ली, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा इन कैथोड रेज को। इन कैथोड रेज को तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अब तो पार्टिकल कह दूं ना, इन पार्टिकल्स को, पार्टिकल्स कह रहा हूं मैं इनको, गलत कह रहा हूं क्या? मैं इन रेज को पार्टिकल्स कह रहा हूं। मैंने आपको अभी बताया इनमें काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। तो इन पार्टिकल्स को कोई फर्क नहीं पड़ा गैस चेंज करने पर भी। दैट मीन्स दीज गैसेज डजंट डिपेंड ऑन दी नेचर ऑफ गैस, दीज कैथोड रेज एक्चुअली, द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस कैथोड रेज does not depend on the nature of gas, does not depend on the nature of electron। मतलब हर मटेरियल के अंदर, हर मैटर के अंदर ये कैथोड रेज एक जैसी होती है। क्या यही कंक्लूजन निकलेगा? मटेरियल चेंज कर रहे हो, निकल तो किसी मटेरियल से रही है ना। हर मटेरियल के अंदर ये जो गैस है, ये जो कैथोड रेज है, ये एक जैसी होती है। एक जैसी होती है मतलब दिस इज द फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल वो होता है जो सब में होता है, ठीक है। दिस इज द फंडामेंटल पार्टिकल। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? क्या कह रहा हूं मैं लिखता हूं इस बात को यहां पे कि ऑन चेंजिंग द गैस, चेंजिंग द गैस एज वेल एज इलेक्ट्रॉन, दोनों ही चेंज करके देखे, है ना। कभी ये चेंज किया, कभी वो चेंज किया, कभी दोनों इलेक्ट्रोड चेंज किए, कभी गैस चेंज की, कभी दोनों ही एक साथ चेंज किए, गैस भी इलेक्ट्रोड भी, सब कुछ करके देखा उन्होंने, है ना। और कंक्लूजन क्या निकला कि ऑन चेंजिंग द गैस एंड इलेक्ट्रोड, द नेचर ऑफ कैथोड रेज डू नॉट चेंज। इनका नेचर वगैरह कुछ चेंज ही नहीं हुआ, ऐसा कैसे ही रहा जैसा पहले था। अब ये नेचर, सर कौन सा नेचर, इसको इस तरह से देखते हैं। जे थॉमसन की बात में कर रहा था, तो जे थॉमसन ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, है ना। अब वो एक्सपेरिमेंट क्या थे वो तुम्हें कुछ बहुत सारी चीजें पढ़ने के बाद समझ में आएगा। तो उसका कंक्लूजन बता रहा हूं मैं सीधा। जे थॉमसन ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, उन एक्सपेरिमेंट से उन्होंने इन कैथोड रेज का चार्ज टू मास रेशियो निकाला। भाई इन कैथोड रेज के पास कुछ चार्ज है, इन कैथोड रेज के पास कुछ मास है ना। कैथोड रेज के पास कुछ चार्ज है, कैथोड रेज के पास कुछ मास है। तो उन्होंने रेशियो निकाला इनके चार्ज, पूरा लिखते हैं, इनके चार्ज और मास का रेशियो निकाला। तो ये रेशियो निकल के आया कितना, 1.76 इंटू 10⁸। ऊपर क्या है चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलम, नीचे क्या है मास लिया था उन्होंने किसमें, ग्राम में। तो याद रखना ये वैल्यू किसमें, ग्राम में। किलोग्राम में 10⁵ हो जाएगी। तो सर जे थॉमसन ने चार्ज बाय मास रेशियो निकाला इन पार्टिकल्स का, और ये निकल के कितना आया, 1.76 इंटू 10⁸। फिर इन्होंने गैस चेंज की, इलेक्ट्रोड चेंज की,
फिर इन इलेक्ट्रोड चेंज करने के बाद, गैस चेंज करने के बाद, यानी कि अलग मटेरियल के लिए चार्ज और मास का रेशियो निकाला, तो भी वो कितना आया 1.76 × 10⁸। फिर चेंज किया गैस को, इलेक्ट्रोड को, फिर चार्ज टू मास रेशियो निकाला, फिर कितना आया 1.76 × 10⁸। दैट मीन्स दिस कैथोड रेज डजंट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस, डजंट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। फर्क नहीं पड़ता, हाँ हमको फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हो गई बात मेरी? यानी कि फंडामेंटल पार्टिकल है, क्या कहा मैंने, सेम फॉर सेम, दिस चार्ज टू मास रेशियो इज सेम फॉर ऑल दी इलेक्ट्रोड एंड गैस, सेम आ रहा था, इलेक्ट्रोड एंड गैस, ठीक है। तो सब में सेम है, सब में पाया जा रहा है, हर एलिमेंट में पाया जा रहा है, हर मटेरियल में पाया जा रहा है, तभी तो सेम है ना। और उतना ही लगभग, चलो वो बात तो करेंगे हम, तभी तो सेम है। दैट मीन्स दिस पार्टिकल इज अ फंडामेंटल पार्टिकल, दिस पार्टिकल इज अ फंडामेंटल पार्टिकल, और इस फंडामेंटल पार्टिकल का सर जे थॉमसन ने नाम दिया मेगाट्रॉन। क्या नाम दिया? मेगाट्रॉन, जिसको आप आज किस नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रॉन। इन पार्टिकल्स को हमने क्या कह दिया? इलेक्ट्रॉन। ये जो पार्टिकल है, जो कैथोड रेज है, ठीक है, इन्हीं को हमने क्या बोल दिया? इलेक्ट्रॉन। तो मतलब ये जो कैथोड रेज थी, यही इलेक्ट्रॉन होती है, ऐसा मैं कह सकता हूं। यही क्या होती है? इलेक्ट्रॉन होती है, ठीक है। इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी, है ना। अच्छा सुनो आगे, एक चीज और बता दूं मैं छोटी सी आपको। सर जे थॉमसन ने चार्ज टू मास रेशियो निकाला था 1.76 × 10⁸ कूलम पर ग्राम। फिर एक साइंटिस्ट थे R.A. मिलिकन, क्या नाम था उनका? R.A. मिलिकन। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, बड़ा ही फेमस एक्सपेरिमेंट था इनका। उस एक्सपेरिमेंट का नाम था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। एनसीईआरटी में इस एक्सपेरिमेंट के बारे में एक पेज लिखा है बॉक्स के अंदर, पढ़ेंगे हम इसको, है ना, 1-2 लेक्चर्स के बाद। तो R.A. मिलिकन ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने इन इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज निकाला, और ये चार्ज निकल के कितना आया? ई से लिखते हो ना इलेक्ट्रॉन के चार्ज को, ई से लिखते हो। ये इलेक्ट्रॉन जो है, इनका चार्ज निकल के आया कितना? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्या किया था? R.A. मिलिकन ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से चार्ज निकाला था। किसका निकाला था? इलेक्ट्रॉन। कितना आया? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब आपके पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ गया, कैथोड रेज का। इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो आ गया। क्या आप मास निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन का? ऑब्वियसली निकाल सकते हैं। हमने कहा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमने इस डेटा से इलेक्ट्रॉन का मास निकाल लिया। अरे तोला नहीं जा सकता इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, ऐसे ही निकलता है मास। तो मास निकाला हमने इलेक्ट्रॉन का, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? हमने कहा हमारे पास क्या है? चार्ज टू मास रेशियो है, हमारे पास क्या है? ई है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यही आ जाएगा क्या? E/में E/m, यही आ जाएगा। भाई दो चीजें हैं आपके पास, ठीक है। और ये निकल के कितना आया? इसको हम लिख सकते हैं me से, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना होता है बताओ? 9.11 × 10⁻28 ग्राम। ये तो ग्राम में है। me अगर किलोग्राम में बोले तुमसे तो 9.11 × 10⁻31 kg। दोनों ही आपको याद होना चाहिए। दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। नोट कर लो अपनी कॉपी में या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक, नोट करा देंगे आपको, नोट्स भेज देंगे। क्लियर होती है यहाँ तक बात? हम लोगों ने जान लिया कि कैसे निकाला इन्होंने, है ना। क्या 10 मिनट और ले लें? 1-2 प्रॉपर्टीज और है इसकी, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पढ़ाना चाहूँगा आपको आज ही। अच्छा समझ में आएगा अगर अभी पढ़ेंगे तो, कल तो भूल जाओगे आप। हाँ सुनना आगे मेरी बात। 2-3 प्रॉपर्टीज और है, जैसे ये एक्सरेज प्रोड्यूस करती है ना, एक्सरेज प्रोड्यूस करती है। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि मास बेटा इनसे निकाला है ना, आपके पास देखो चार्ज बाय मास रेशियो है ना, आपके पास चार्ज की वैल्यू है, चार्ज बाय मास रेशियो है, चार्ज की वैल्यू है, तो क्या मास नहीं निकाल सकते? बताओ।
दोनों में से निकाल लेंगे आराम से, ठीक है। अच्छा सुनो, मैं क्या कह रहा था कि क्या कह रहे थे सर? मैं कह रहा था ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आगे काम आएगी। कैथोड रेज प्रोड्यूस, मैं कैथोड रेज की बात कर रहा हूं, प्रोड्यूस आयोनाइजेशन। मतलब सर क्या कह रहे हो? समझ नहीं आया? समझो, यहां पर कोई गैस है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, जो भी गैस तुमने भरी है इसमें, मैंने कहा कि चलो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भरी है, ठीक। तो पता है क्या होगा, जब ये कैथोड रेज इस हाइड्रोजन से टकराएंगी, अभी आपको पता है एक्सपेरिमेंट कि हाइड्रोजन के पास न्यूक्लियस होता है, उसमें एक प्रोटॉन होता है और बाहर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा होता है, ठीक है। तो जब ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कैथोड रेज इस इलेक्ट्रॉन से टकराएंगी तो ये इसको भी बाहर निकाल देंगे, इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन। अगर ये इसको बाहर निकाल देंगी तो हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H+ में। बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे हीलियम भर दिया आपने, तो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं कुछ इस तरह से, ये न्यूक्लियस उसका, ये 2 इलेक्ट्रॉन, एक ही रहा। तो ये कैथोड रेज यानी कि इलेक्ट्रॉन, आज तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जब इससे टकराएगा दूसरे इलेक्ट्रॉन से तो ये इसको भी बाहर निकाल देगा, इसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन। तो ये जो गैसेज है ना, सॉरी ये जो कैथोड रेज है, ये क्या प्रोड्यूस कर रही है, आयोनाइजेशन प्रोड्यूस कर रही है। बोलो इतना क्लियर है सबको? ठीक है यहाँ तक। इसके अलावा एक चीज तो आप समझ ही गए जो मैंने आपको बता दिया कि ये जो कैथोड रेज है ये फ्लोरोसेंट भी प्रोड्यूस करती है। मतलब आप इनको ZnS की लेयर पे मारोगे तो मास तो इनमें होता ही है, तो ZnS की लेयर पे कुछ मास आके गिरेगा तो ZnS की खास बात है, जब भी उस पर कोई पार्टिकल आके गिरता है वो फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करने लगती है, तो फ्लोरोसेंट प्रोड्यूस करती है। तो ये कुछ बातें थी इनके बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किए, इलेक्ट्रॉन का मास डिस्कवर किया, इलेक्ट्रॉन का मास डिस्कवर किया और चार्ज डिस्कवर किया, चार्ज टू मास रेशियो डिस्कवर किया। इंपॉर्टेंट थिंग कि सेम होता है, सेम होता है। मैं 10 मिनट और लूंगा एंड आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि चुपचाप बैठे रहना, है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, हेडिंग लगाएंगे आप, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कि साहब प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे, वही इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का एक्सपेरिमेंट। भाई कैथोड से कुछ रेज निकल रही थी, तो ह्यूमन बीइंग की क्यूरियोसिटी तो तुम जानते हो, तो ये शक नहीं होगा क्या उन लोगों को कि यार कैथोड से कुछ रेज आ रही हैं तो एनोड से भी कुछ रेज आ रही हो, क्या पता हो सकता है कैथोड से कुछ रेज आ रही हैं तो एनोड से भी कुछ रेज आ रही हो। साथ में एक बात वेल प्रूव थी कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब एटम के अंदर आपने कौन से पार्टिकल डिस्कवर कर लिए, नेगेटिव पार्टिकल, और आप कह रहे हो कि एटम न्यूट्रल होता है, तो या तो आप झूठ बोल रहे हो, आप गलत बता रहे हो हमें, आपने प्रूव कर दिया पर कि नहीं मैं तो सही बोल रहा हूँ। तो इसका दूसरा मीनिंग क्या है कि इसमें पॉजिटिव पार्टिकल भी होते होंगे। आर यू गेटिंग दिस ना? नेगेटिव पार्टिकल होता है, पॉजिटिव भी होते होंगे। तो हमने क्या किया, एक और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब बनाई, इसमें व्यवस्था थोड़ी सी अलग थी। एक और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब बनाई, एक हमने यहाँ पर एनोड लगाया, एक यहाँ पर हमने कैथोड लगाया। अच्छा, इस बार कैथोड की एक खास बात थी, ये जो कैथोड था ना इसमें छोटे छोटे स्पेस थे, मतलब बीच में इस तरह से, ठीक है। अब ये क्यों थे वो आप थोड़ी देर बाद समझोगे। इस कैथोड को हम परफोरेटेड कैथोड कहते हैं। क्या कहते हैं? परफोरेटेड, जिसमें छोटे होल। इसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में जोड़ दिया हम लोगों ने, यहाँ वैक्यूम पंप लगाने की जगह रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई वैक्यूम पंप लगा दिया भाई साहब, क्या है, वैक्यूम पंप। अच्छा, इस बार प्रेशर रखा थोड़ा हाई, है ना, मतलब 1 और 2 अलग अलग बुक्स अलग अलग प्रेशर लिख देती हैं, तो कुछ हाई प्रेशर था यहाँ पे, है ना, मैं लिख देता हूँ हाई प्रेशर। हाई का मतलब इतना भी नहीं कि भर भर के गैस है इसमें, हाई का मतलब कि जो 10⁻³ की हम बात कर रहे थे ना, उससे तो कहीं ज़्यादा है। वोल्टेज यहाँ भी कितना लगाया गया, 10,000 वोल्ट, ठीक है। वोल्टेज यहाँ भी कितना लगाया गया, 10,000 वोल्ट। ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम कहेंगे एनोड,
ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, इसको हम कहेंगे कैथोड, और ऑब्वियसली इसके पीछे क्या लगा दिया हमने, जिंक सल्फाइड का जेड में, ठीक है। फिर कह रहा हूँ इस कैथोड को स्पेशल नाम दिया जाता है परफोरेटेड कैथोड, छोटे छोटे होल होते हैं। अच्छा ऑब्वियस सी बात है, देखो ये तो कि हाई वोल्टेज लगा रहे हो, चलो प्रेशर हाई है, ठीक है, फिर भी ये तो पता है कि कैथोड से एनोड की तरफ रेज जाएंगे, जिनको हम कैथोड रेज कह रहे हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज हम अभी पढ़ के आए हैं, तो ये तो जाएंगी ही जाएंगी, इनसे तो हमें कोई लेना देना ही नहीं, ठीक है। ये बात तो समझते हो ना भाई, कैथोड से एनोड की तरफ तो रेज जाएंगी। इस बार मैंने कैथोड इस साइड बनाया, ठीक है, कंफ्यूज मत होना सर, पहले वहां से यहाँ जा रही थी, कैथोड से एनोड ध्यान रखो, तो ये तो जाएंगी जाएंगी। और जब हमने प्रेशर हाई रखा, ध्यान से सुनिए, प्रेशर हाई रखा, तो हम लोगों को कुछ रेज एनोड से आती हुई लगी, जो कि किस तरफ जा रही थी, कैथोड की तरफ। कैसे पता, इनविजिबल थी ये भी, कैसे पता, फ्लोरोसेंट प्रोड्यूस हो रहा था, ठीक है, फ्लोरोसेंट प्रोड्यूस हो रहा था, ठीक है। सर वहां आपने परफोरेटेड एनोड नहीं लिया था, तो वो गैसेस कैसे पास कर रही थी, वो कैथोड रेज कैसे पास कर रही थी। मुझे पता है बहुत सारे दिमाग में सवाल हैं तुम्हारे, उनको सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है, अपने आप से समझ में आ जाएंगे और सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या कहा मैंने, यहां से ऐसा लग रहा था, जब हमने इस तरह की व्यवस्था कर दी तो हमें ऐसा लग रहा था, आई रिपीट लग रहा था, कि एनोड से कैथोड की तरफ भी कुछ रेज आ रही हैं, एनोड से कैथोड की तरफ भी कुछ रेज आ रही हैं, जिनको हमने एनोड रेज नाम दे दिया। हमने सोचा कि ये कहां से निकल रही है, एनोड से निकल रही है, कैथोड पर पहुंच रही है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कहां से निकल रही है, एनोड से। ऐसा मुझे लगा, उन्हें लगा कि ये रेज, फर्स्ट टाइम मैंने पढ़ा था मुझे भी लगा, आपको भी लगेगा, एनोड से निकल रही है, कैथोड पर पहुंच रही है, जैसे वो कैथोड से निकल के एनोड पर पहुंच रही थी, ठीक है। तो ऐसा हम लोगों को लगा। अब सिंस ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है, तो डेफिनेटली दीज एनोड रेज, जिनको नाम दिया है हमने, कैसी हो जाएंगी, पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगी। ऑब्वियस सी बात है, इन रेज को कैनाल रेज भी कहते हैं। एनोड रेज का एक और नाम हम लोगों ने रखा हुआ था उस टाइम, कैनाल रेज। क्यों कह रहे हैं कैनाल रेज, क्योंकि ये इन हॉल में से पास हो रही थी। ये जो छोटे छोटे हमने परफोरेटेड कैथोड रखा है ना, ये जो छोटे छोटे होल हैं, इसमें से पास हो रही थी, हॉल को कैनाल बोलते हैं, ठीक है। तो इन कैनाल में से पास हो रही थी, तो इनको कैनाल रेज भी कहा। और ऐसा लग रहा है एनोड से कैथोड से, एनोड से निकलकर कैथोड पर जा रही, तो हमने इनको एनोड रेज कह दिया। पर फिर हमने ये किया जो वहां किया था। इसकी प्रॉपर्टीज लगभग किसकी तरह होती हैं, एनोड रेज की तरह, कैथोड रेज की तरह सॉरी, कि ये भी स्ट्रेट लाइन में मोशन करती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड से ये भी डिफ्लेक्ट हो रही थी, इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाने पर ये नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, समझ रहे हो तुम, नेगेटिव प्लेट की तरफ ही जाएगी, वो सब बताने की शायद जरूरत नहीं है, ठीक है। इनके पास भी काइनेटिक एनर्जी होती है, पैडल व्हील रखे थे तो उनको घुमा रही थी, तो ये भी वो प्रॉपर्टी शो कर रही थी। पर एक चीज में सबका दिमाग खराब कर दिया, वो चीज क्या थी सर, समझना ध्यान। हमने यहां भी वही किया जो लास्ट में वहां किया। यहां हमने गैस चेंज की, पहले हाइड्रोजन दी, फिर हीलियम रखी, फिर कोई और गैस रखी, फिर कोई और गैस रखी, दिमाग खराब हो गया सबका। जब हम गैसेस बदल रहे थे तो गैसेस बदलने पर इसका चार्ज बाय मास रेशियो चेंज हो रहा था। चार्ज टू मास रेशियो जो वहां सेम आ रहा था ना केस में, यहां चेंज हो रहा था। या यूं कह दो कि इन रेज का नेचर चेंज हो रहा था। आपने हाइड्रोजन भरी तो ये कुछ और चार्ज बाय मास रेशियो दिखा रहे थे, आपने हीलियम भरी तो कुछ और दिखा रहे थे। या ऐसा कह दूं, हाइड्रोजन भरी तो कुछ और नेचर शो हो रहा था, हीलियम भरी तो कुछ और नेचर शो हो रहा था। आपने इलेक्ट्रोड चेंज किए, जब इलेक्ट्रोड चेंज किए तो भी ये गैसेस की इन एनोड रेज का नेचर चेंज हो गया। डज इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैस? आई एम टॉकिंग अबाउट एनोड रेज। Say yes or no? Does it depend on the nature of gas? Yes. Does it depend on the nature of electrode? Say yes or no? मैंने कहा इलेक्ट्रोड चेंज करने पर भी ये रेज अपना नेचर चेंज कर दी थी, चेंज कर दी थी इलेक्ट्रोड चेंज करने पर भी। डेफिनेटली ये अब सबका दिमाग खराब कि यार ये क्या है, ये तो समस्या हो गई हमारे सामने। हम तो सोच रहे थे कि चलो एक और टाइप की रेस ढूंढ ली है, मजा आ गया, अब मत
आराम से इसको पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कह देंगे, फंडामेंटल पार्टिकल कह देंगे, और फाइनली कह देंगे कि हमने पॉजिटिव चार्ज ढूंढ लिया, नेगेटिव चार्ज पता लग गया, बात खत्म, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। पर यहाँ तो मामला ही बिगड़ गया। इन्होंने थोड़ा दिमाग लगाया, थोड़े और एक्सपेरिमेंट किए और ये देखना चाहा कि एक्चुअली में ये एनोड रेस है क्या। अभी तक क्या सोच रहे हैं, एनोड से निकल रही है, कैथोड पर पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि चलो चेक करते हैं। एक्चुअली अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कैथोड रेस की। क्या प्रॉपर्टी थी वो, क्या प्रॉपर्टी थी? कैथोड रेस प्रोड्यूस आयनाइजेशन, पढ़ा ना अभी हमने लास्ट में। कैथोड रेस आयनाइजेशन प्रोड्यूस करती है। अब समझो यहाँ पे मेरी बात ध्यान से, मान लो प्रेशर थोड़ा हाई है, मान लो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है। कौन सी गैस है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस यहां बीच में भरी हुई है। हमने कहा कैथोड से एनोड की तरफ, कैथोड से एनोड की तरफ कौन आ रहा है? कैथोड रेज आ रही है। तो वो तो अभी भी आ रही है, मैंने अभी तुमको शुरू में कह दिया कि वो तो अभी भी आ रही होगी। वो कहां जाएंगी? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगी। तो जब ये कैथोड रेज आ रही थी तो इन कैथोड रेज से ये इलेक्ट्रॉन टकराया, ये इलेक्ट्रॉन टकराया होगा और ये बाहर निकल गया होगा। इसके बाहर निकलने की वजह से कौन सा आयन बना? H+ आयन। समझ में आया? ये जो एनोड की तरफ जाने वाला था कौन था? H+ आयन। एक्चुअली में एनोड की तरफ जाने वाला जो पॉजिटिव पार्टिकल था वो कौन था? वो कौन था? अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया ना यहाँ पे मैंने कुछ उल्टा लिख दिया क्या? हाँ ठीक है, सॉरी, ठीक है। एनोड की तरफ जाने वाला, एनोड से कैथोड की तरफ जाने वाला, सॉरी, यहाँ देखना यहाँ पे वापस, ये कैथोड से कौन सी रेज निकली? कैथोड रेज। इन्होंने इलेक्ट्रॉन निकाल के क्या बना दिया? H+। अब ये H+ किस तरफ भागने लग गया? किस तरफ भागने लग गया? कैथोड की तरफ, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो इस तरफ से जो ये पॉजिटिव चार्ज रेस आ रही थी, एक्चुअली ये एनोड से नहीं आ रही थी। ये जो गैस भरी हुई थी ना वो आयोनाइज हो रही थी और वो आयोनाइज होकर कहां पहुंच रही थी? इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पर पहुंच रही थी। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? आपसे आज के बाद कोई कहे कि मतलब शुरू में हम ये सोचते हैं एनोड रेस आर दी प्रोटॉन, बट क्या वो प्रोटॉन्स होती हैं? नहीं, वो तो गैसियस आयन होते हैं। एनोड रेस आर एक्चुअली द गैसियस आयन। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? एनोड रेस आर एक्चुअली द गैसियस आयन। इज इट क्लियर और नॉट? बोलो। गैसियस आयन, ठीक है, गैसियस आयन। एक मिनट होगा, सुनना। जब हमने हाइड्रोजन लिया तो H+ बना, हीलियम लोगे तो क्या बनेगा? He+ बनेगा कि नहीं? अब आज के टाइम में आप सब जानते हो H+ और He+ दोनों का मास अलग अलग होता है। सेम होता है क्या? दोनों का मास अलग अलग होता है। तो क्या इनका चार्ज बाय मास रेशियो सेम आ सकता था? सोचो। नहीं, सवाल ही नहीं उठता कि इनका चार्ज बाय मास रेशियो सेम आ जाए। ठीक है, तो इनका चार्ज बाय मास रेशियो अलग अलग आ रहा था। ठीक है, जो सबसे कम चार्ज बाय मास रेशियो आ रहा था, ध्यान से सुनो, हमने कहा E/m। आई एम सॉरी, जो सबसे ज्यादा चार्ज बाय मास रेशियो आएगा वो किस में आएगा बताओ? H+ में। H+ इज द लाइटेस्ट एलिमेंट। ठीक है, बाकी सब में इसका कुछ इंटीजर आ रहा था, बाकी सब में इसका कुछ इंटीजर आ रहा था। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो फंडामेंटल पार्टिकल, जो पार्टिकल हाइड्रोजन में प्रेजेंट है वही पार्टिकल He+ में भी है, क्योंकि चार्ज बाय मास रेशियो कुछ इंटीजर आ रहा है, वही तीसरे एलिमेंट में, चौथे एलिमेंट में, बाकी सब एलिमेंट्स में भी है, बट सबसे कम वो किस में है? H+ में। और उसी को हमने क्या कह दिया? प्रोटॉन कह दिया। मतलब अगर यहां पर H+ गैस भरी हुई है तो इन एनोड रेस को तुम क्या कह सकते हो? प्रोटॉन। लेट इट बी मोर क्लियर। आज जानते हो तुम H+ के अंदर क्या होता है? एक प्रोटॉन ही तो होता है और कुछ थोड़ी ना होता है भाई। हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। तो H+ के अंदर मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बचा क्या? एक प्रोटॉन। तो हाइड्रोजन के केस में इन एनोड रेस को तुम क्या कह सकते हो? प्रोटॉन। आर यू गेटिंग दिस? किस केस में? हाइड्रोजन के केस में। लेकिन अगर और कोई गैस है तो उसमें ये कुछ इंटीजर आएगा, मतलब उसमें प्रोटॉन हाइड्रोजन से मल्टीपल टाइम्स प्रेजेंट होंगे, कुछ ज्यादा टाइम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी, इसको अभी कंटिन्यू करेंगे हम आगे। तो 2-3 बातें और बतानी है, टाइम ज्यादा हो गया।
इसके अलावा बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम ही है जो हमने एनोड रेस से कैथोड रेस के बारे में पढ़ी थी। तो मैं नोट्स आपको शेयर कर देता हूँ, आप अच्छे से इसके नोट्स बनाइएगा, कल आने से पहले उनको रिवाइज कीजिएगा। बाकी बातें करते हैं अपन कल। थैंक यू।